बीए पार्ट द्वितीय में भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 की औद्योगिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो ये औद्योगिक नीति है ये 24 जुलाई 1991 को बनी थी। आज तक भारत में जितने भी औद्योगिक नीतियां बनी उसमें सबसे श्रेष्ठ औद्योगिक नीति ये 1991 की औद्योगिक नीति मानी जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में तेजी से औद्योगिक उत्पादन हुआ। सर्वप्रथम 1947, 1956, 1971, 1977, 1981 और 1981 के बाद जो 1989 और ये 91 उसके बाद भी औद्योगिक नीतियां बनी, लेकिन जो औद्योगिक नीति जिसे हम उदार नीति भी कहते हैं जो 1991 में बनी वैसी औद्योगिक नीति आज तक नहीं बन पाई। उसके बाद 1991 की औद्योगिक नीति की जो विशेषताएं हैं उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि इस औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप ही आज हमारे देश का तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। इसकी विशेषताएं क्या है? जो पहली विशेषता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिशन, यानी कि विदेशी विनियोग में वृद्धि। तो जहां पहले सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी विनियोग की अनुमति नहीं थी, इस 1991 की औद्योगिक नीति में कुछ सेक्टर में 50%, कुछ में 80%, कुछ में 90% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप देश में तेजी से न केवल औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। उसके बाद लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त। एक्चुअल में देखा जाए तो समाप्त नहीं की गई, कुछ प्रतिबंध ढीले किए गए। तो जो 1991 की औद्योगिक नीति बनी उसमें 18 उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य था। उसके बाद इनकी संख्या 14 कर दी गई और 2005 में इन औद्योगिक इकाइयों की संख्या केवल 5 है। तो वर्तमान में 5 उद्योग ऐसे हैं जिनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं दी गई। जैसे वो देश की रक्षा से संबंधित उद्योग थे, जिनके जो बहुत सीक्रेट उद्योग हैं उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन नहीं दी गई। बाकी अब रक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत से उद्योगों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे दी। इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, जहां पहले सार्वजनिक क्षेत्र पर कई तरह के प्रतिबंध थे, इस औद्योगिक नीति के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर भी कई तरह की रियायतें दी गई। इसके साथ साथ एकाधिकार समाप्त, जहां पहले कुछ बड़े उद्योगपति जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ये ग्रुप जो थे इनकी बाजार में मोनोपोली थी, लेकिन जब से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन दी है इसकी एकाधिकार या मोनोपोली बहुत हद तक खत्म कर दी गई है। ये बहुत आवश्यक थी क्योंकि ये मनमानी कर रहे थे। लेकिन आज जितना तेजी से औद्योगिक इकाइयों की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है, इससे आज अगर हम देखते हैं मोबाइल सेक्टर को भी लें तो जहाँ पहले BSNL और एयरटेल था, आज जियो आ गया या वोडाफोन आ गया या और भी कई तरह की कंपनियां। तो इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और देश के कई उद्योग देश में स्थापित हुए, इससे आम उपभोक्ता तक इनकी पहुंच बनी। इसके साथ साथ विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि, जहां पहले 51% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन थी उसे जो बढ़ाकर अब 80%, कुछ उद्योगों में 90% और कुछ सेक्टर में 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन, जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे दी। इससे हमें लाभ हुआ। इसके साथ साथ फेरा की जगह फेमा। तो जहाँ पहले जो विदेशी कंपनियाँ आती थी उन पर कई प्रकार के टैक्स लगते थे और उन पर कई प्रकार के नियंत्रण होते थे, सरकारी नियंत्रण होते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। फेरा की जगह फेमा की शुरुआत कर दी गई। इसके साथ साथ कच्चे माल के आयात की अनुमति, पहले जो है पूंजीगत माल की जगह कच्चे माल, अब जो विदेशी कंपनियां हैं अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएगी, लेकिन इसके साथ साथ उन उद्योगों के लिए कच्चा माल अगर भारत में उपलब्ध नहीं है तो सर्वप्रथम शर्त यह है कि अगर जो उद्योग लग रहा है उनके लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता अगर भारत में उपलब्ध है तो पहले हम इसका उपयोग होगा। लेकिन अगर भारत में वो कच्चा माल उपलब्ध नहीं है तो वो पूंजी के साथ साथ कच्चा माल भी लाने की होगी।
इसके साथ साथ सोने और चांदी के आयात में उदारता, जहां पहले हम सोचते हैं कि जो बाड़मेर जैसलमेर है इसके रास्ते या अन्य के नेपाल के रास्ते पहले सोने और चांदी की बहुत ज़्यादा तस्करी होती थी। इससे सरकार के टैक्स में कमी आई, लेकिन जो ये औद्योगिक नीति बनी इसमें सोने के आयात में उदारता बरती गई। इसमें सरकार मामूली सा टैक्स लेती है और उसके बदले में जो व्यक्ति विदेश जाते हैं या जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं वो विदेशों से भी डायरेक्ट सोना मंगा सकते हैं। इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हुई। फिर है आयात शुल्कों में कमी। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम विदेश अगर जाते हैं तो वहाँ से कुछ भी वस्तुएं लेकर आ सकते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है और उन पर हमको टैक्स देना पड़ता है। तो जो पहले टैक्स बहुत ज़्यादा होता था, इस औद्योगिक नीति में उस टैक्स को कम कर दिया। इससे आयात हमारे बहुत आसान हो गए। इसके साथ साथ कर ढांचे में भी सुधार। तो कर ढांचा जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसमें भी सुधार किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आज तक हमारे देश में जो भी औद्योगिक नीति बनी उसमें सबसे श्रेष्ठ औद्योगिक नीति ये बनी। इसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार, यानी कि जो बैंकों हैं इसमें बहुत सुधार हुआ। इनके कर राजस्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि 1991 की जो औद्योगिक नीति बनी आज तक की देश की सबसे श्रेष्ठ औद्योगिक नीति बनी। इसी के परिणाम स्वरूप हमारे देश में न केवल औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, बल्कि रोजगार सेक्टर में और निर्यात सेक्टर में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई।